हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी न्यू वीडियो। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड का क्वेश्चन। जैसा कि हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर चुके हैं और हमारा ये पहला राजस्व क्या है, डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत, लोक आगम क्या है, पर करारोपण के हमें प्रभाव और इसके सिद्धांत अभी पढ़ने हैं। पर आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 4, लोक व्यय क्या है, इसके महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालिए तथा उत्पादन और वितरण पर लोक व्यय के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। और साथ ही हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ 2021 का क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आप लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं, बताइए कि व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, अथवा में दिया हुआ है, सार्वजनिक ऋण से आप क्या अभिप्राय है, सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, जो कि हमारा ये क्वेश्चन 5 है। इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है। अथवा में आया है, या तो ये आया है या ये आया है। और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन आया है, सार्वजनिक वित्त की परिभाषा दीजिए, जो कि अभी हम करेंगे। उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस चैप्टर से हमेशा 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यही इसमें तो यहाँ सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको इस चैप्टर के कम से कम 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी, कि एग्जाम में कुछ भी ना रहे और सब कवर हो जाए। आप सारा एग्जाम में सब कुछ अटेम्प्ट करके आए अगर इस चैप्टर से कुछ आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसा कि हमको पता है क्वेश्चन, फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। लोक व्यय क्या है, इसके महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालिए तथा उत्पादन और वितरण पर लोक व्यय के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। पर जैसा कि हम यहाँ क्वेश्चन से समझ सकते हैं, लोक व्यय, लोक का मतलब क्या है, लोग, व्यय का मतलब क्या है, खर्च करना। जो पैसा लोगों पर, जो रुपए लोगों पर खर्च किया जाता है। कौन लोगों पर रुपए खर्च करता है, सरकार करती है। तो लोक व्यय से मतलब है जो सरकार लोगों पर पैसे खर्च करती है। जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, लोक व्यय का आशय उन व्ययों से है, व्यय मतलब उस खर्चे से है, जो सरकार में क्या क्या है, केंद्रीय सरकार, राज्य तथा स्थानीय सरकार। ठीक है। जो सरकार द्वारा अपने संचालन, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण कार्यों पर किए जाते हैं। ठीक है। सामाजिक कल्याण, ये तो बहुत ज़्यादा बुक वाली डेफिनेशन होगी। अगर आपको ऐसा याद नहीं होता तो आप एग्जाम में सिंपल लिख सकते हैं, लोक व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जो सरकार लोगों के कल्याण के लिए खर्च करती है। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब लोक व्यय का महत्व एवं उद्देश्य देखते हैं हम। प्राचीन समय में लोक व्यय का बहुत कम महत्व था। जैसा कि एक यहाँ पर हमारे पास अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने लिखा है, J.B. से का विचार था कि वित्त की सभी योजनाओं में सर्वोत्तम वह है जिसमें कम खर्च किया जाए। ठीक है। मतलब व्यय नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम खर्च करें। प्राचीन अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि का विश्वास था कि प्रत्येक कर एक बुराई है और प्रत्येक व्यय अव्यय है। मतलब लोक व्यय हम कब करेंगे, जब सरकार के पास पैसा होगा। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, और सरकार के पास पैसा कैसे आता है, रेवेन्यू से, कर से पैसा आता है। तो जब ये एडम स्मिथ और रिकार्डो मानते हैं कि कर एक बुराई है, जब कर एक बुराई है तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, और जब सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो सरकार लोक व्यय भी नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो ये बोलते हैं, अतः राज्य को अपना व्यय न्यूनतम रखना चाहिए, कि राज्य को व्यय नहीं करना चाहिए। मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूँगी, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे प्रभाव पूछे हैं। ठीक है। तो आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट है, पर क्वेश्चन को बस इसने घुमा के दे दिया है, पूछा यही है कि प्रभाव पूछे हैं। और यहाँ पर इसने बोल दिया वृद्धि के क्या कारण हैं। जब आप धीरे धीरे प्रभाव पढ़ेंगे, आप देखेंगे प्रभाव से क्या अच्छाइयाँ हुई हैं। ठीक है। जैसे कि लोगों की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हुई है, ये सब आप लिखेंगे तो आप इसी से क्वेश्चन का ये आंसर लिख सकते हैं कि आधुनिक समय में तो ये अच्छाइयाँ हुई हैं, पर
प्राचीन समय में ये सब लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, इसलिए लोक व्यय के ये कारण हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस ऐसे घुमा के लिखा है। अगर एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को एक दो बार ढंग से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन समय के साथ लोक व्यय का महत्व भी बढ़ने लगा। जैसे कि पहले आप अगर आता है कि क्या कारण है तो आप ये सब लिख सकते हैं कि पहले के अर्थशास्त्री ऐसे थे, उन्होंने ऐसा बोला, पर यहाँ कारण लेकिन समय के साथ लोक व्यय का महत्व भी बढ़ने लगा है। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी आय से भी अधिक व्यय करती है। जैसे पहला आर्थिक विकास को लेकर, अब यहाँ पर सिर्फ मैंने हेडलाइन दी है, आप लोग स्मार्ट हैं, आप सब अपने आप लिख सकते हैं। आर्थिक विकास में कैसे, आप आर्थिक विकास हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। लोक व्यय करने से लोगों का आर्थिक विकास हुआ है, जैसे राशन से गरीबों का आर्थिक विकास हुआ है, उन्हें पोषण की कमी नहीं हुई उनके बच्चों को, और स्कूल वगैरह जैसे खोले हैं, तो आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ऐसे डायग्राम बना दिया है कि आप लोग इजीली समझ लीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊँ, बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक विकास, दूसरा अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास। जैसे आप हेडलाइन से ही समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि लोक व्यय करने से जो हमारे अविकसित व पिछड़े क्षेत्र हैं उनका भी बहुत विकास हुआ है और लोगों की वहाँ आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। तीसरा, आय तथा संपत्ति में वितरण की असमानताओं में कमी। जैसा आप हेडिंग से ही समझ सकते हैं, असमानताओं में कमी कि एक वर्ग है जो बहुत अमीर है और एक वर्ग है जो बहुत गरीब है या पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो वहाँ पर वो लोक व्यय करते हैं, जैसे आरक्षण जैसे प्रोवाइड किया जाता है, और उनकी स्थिति में सुधार करने की कोशिश करते हैं और उन्हें उन्हीं उच्च वर्ग के समान लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, सामाजिक सुधार, लोक व्यय से सामाजिक सुधार आते हैं। लाइक जैसे हम हॉस्पिटल खोल दिया सरकार ने, स्कूल खोल दिया, तो ये क्या है, सरकार इसने लोक व्यय किया है। और लोक व्यय क्या है, हॉस्पिटल और स्कूल खोला तो गरीब और जो पिछड़ा वर्ग है उसके भी बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, समाज में सुधार होगा। सार्वजनिक व्यय की सीमाएं, इस क्वेश्चन में सार्वजनिक व्यय की सीमाएं आपसे नहीं पूछा है, फिर भी मैंने ऐड किया है, ये 2 नंबर में आ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे सीमाएं भी पूछ सकता है। देखते हैं सीमाएं से क्या तात्पर्य है। आज के समय में आप जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अगर आप सेम ऐसा वहाँ लिख देते हैं, थोड़ा बहुत अलग भी कर देते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको लगभग पूरे नंबर मिलेंगे। पर ध्यान रखें वही लिखें, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में सीमाएं नहीं पूछी तो आप सीमाएं ना लिखें। मैंने तो यहाँ ऐड कर दिया है कि अगर बाई चांस आपको एग्जाम में आ जाए तो आपकी कोई भी हेडलाइन ना छूटे, हेडलाइन नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं छूटे। आज के सीमाएं, आज के समय में विभिन्न कारणों की वजह से लोक व्यय में बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है। अतः यह प्रश्न उठता है कि सार्वजनिक व्यय की क्या सीमा होनी चाहिए। मतलब अगर आप अभी भी नहीं समझें कि सीमाएं क्या हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय का अधिकतम कितना भाग सार्वजनिक व्यय के रूप में खर्च हो, कि हमें कैसे पता चले कि हमारी इतनी कमाई है तो हम इतने में से कितना लोगों के कल्याण के लिए पैसे खर्च करें, ये अब कैसे पता चलेगा। अब आप देखिए कैसे पता चलेगा। ये पहला, ये पता चलेगा समाज की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, कि समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ही लोक व्यय करेंगे, पैसे खर्च करेंगे। जनसंख्या का आकार तथा गुण, जनसंख्या कितनी बड़ी है, कितने आकार की है, ठीक है, उसके अनुसार पैसे खर्च करेंगे। जनता की करदान क्षमता, की जनसंख्या कितना कर दे रही है तभी तो सरकार के पास आय हो रही है और उसके अकॉर्डिंग सरकार व्यय कर रही है, खर्च कर रही है। जनता की राज्य पर निर्भरता की मात्रा, कि हमारे पास जो जनता है वो राज्य पर कितनी निर्भर है, या वो खुद ही कुछ ऐसा कर रही है, प्रोडक्टिव कर रही है जो राज्य को और ज़्यादा लाभ हो रहा है। ठीक है, जैसे खुद के उद्योग वगैरह। लोक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव, अब हम देखेंगे लोक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वर्तमान विचारधारा के अनुसार लोक व्यय उत्पादन तथा उसकी प्रकृति दोनों को ही निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है उत्पादन को, उत्पादन पर 2 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा है, प्रत्यक्ष रूप से उद्योगों की स्थापना करके, कि प्रत्यक्ष प्रभाव वो होता है कि सरकार खुद ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, कुछ उद्योग सरकार के खुद ही गवर्नमेंट उद्योग हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कोल इंडियन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये सरकार की इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री है। और अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट,
मैंने यहाँ इंग्लिश वगैरह में नहीं लिखा है, बट आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया होगा, तो आप हेडलाइन वगैरह इंग्लिश में भी डाल दें, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव, इनडायरेक्ट इफेक्ट। डाल्टन के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रभाव 3 शीर्षों के अंतर्गत हैं। पहला, काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव। दूसरा, काम तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। तीसरा, आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। अब पहली हेडलाइन है काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव। इसमें क्या है, इसमें पहला है हमारे पास पॉइंट, लोक व्यय से नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये लिख दिया है, इसके अंदर और भी कुछ लिखना है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। ये तो मेन हमारे पास हेडलाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट के अंदर भी तो बातें लिखते हैं, जैसे लोक व्यय से नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, तो आप लिखेंगे ये हेडलाइन डाल के कि जब सरकार पेंशन, बीमारी योजना और काफ़ी जब हमें लाभ देती है तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, मतलब लोग अधिक सामान खरीदने के लिए प्रभावित होते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था, कि जब सरकार हमारे लिए वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था करती है तो लोगों का आर्थिक विकास होता है और लोग बचत करने की लोगों की क्षमता बढ़ जाती है। आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं हॉस्पिटल, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह, और हमें राशन वगैरह मिलता है। इससे क्या होता है, इससे लोगों की बचत होती है तो उनके क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जब हम अनाज वगैरह मिलता है, जो पिछड़ा वर्ग होता है उसे फ्री में अनाज मिलता है ना, इससे क्या होगा, इससे लोगों की बचत ही तो होगी। तीसरा, उत्पादन वृद्धि में सहायक सुविधाएं विकसित करना, कि सिंचाई के साधन सुविधाएं विकसित कर रही है, नहर और पुल का निर्माण हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे सुविधाएं विकसित हो रही हैं। तो आप ऐसे खुद भी थोड़ा बना के लिख सकते हैं एग्जाम में, बट इससे रिलेटेड लिखें। जब आप इसे PDF के थ्रू 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप खुद ही आपको समझ आ जाएगा और आप खुद ही बना के थोड़ा बहुत लिखने लगेंगे। बचत करने की शक्ति में वृद्धि, जब गवर्नमेंट हमें पेंशन देती है, हमें राशन फ्री देती है और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सब पर व्यय करती है तो लोगों की बहुत ज़्यादा बचत होती है और बचत करने की शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट में बहुत अंतर होता है। सरकार हमसे बहुत कम पैसे लेती है और प्राइवेट संस्थान है वो बहुत ज़्यादा रुपए चार्ज करते हैं। आगे देखते हैं, दूसरी हमारी हेडिंग क्या है, काम तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। तो काम तथा बचत करने की इच्छा पर 2 प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहले, वर्तमान संबंधी लोक व्यय का प्रभाव और भविष्य संबंधी लोक व्यय का प्रभाव। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्तमान की लोक व्यय का प्रभाव तो पड़ता ही है। जब सरकार किसी भी क्षेत्र में व्यय करती है तो उससे वर्तमान समय पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ऐसे लोक व्यय का कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा सदी भी सब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। आप दोनों में ही ये लिख सकते हैं कि वर्तमान संबंधी लोक व्यय का प्रभाव लोगों के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इनकी आय में वृद्धि होती है। क्योंकि यहाँ हम जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सबका आय की वृद्धि से ही मतलब है, तो अब अगर सब में ये यूज़ भी करते हैं कि आय में वृद्धि होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भविष्य संबंधी लोक व्यय पर प्रभाव, कि अगर लोगों को ये पता चले कि सरकार जो व्यय हमें पर कर रही है वो लंबे समय तक चलता रहेगा और हमें उसका लंबे समय तक लाभ मिलता रहेगा, तो उससे क्या होगा, बचत करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ेगा। तो लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारे लंबे समय तक हमें बचत होगी। जैसे स्कूल कॉलेज ये तो लंबे समय तक चलते रहेंगे, एक बार कॉलेज बन गया बहुत सालों तक चलता है, 100 200 सालों तक चलते रहते हैं। ठीक है, टोटली ये है कि सरकार व्यय करती है और लोगों पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, कहीं भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, लोगों को पैसे बचते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, ये सब चीज़ें होती हैं। आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। तीसरा, लोक व्यय द्वारा आर्थिक साधनों का स्थानांतरण 2 विधियों से होता है। पहला, प्रत्यक्ष,
प्रत्यक्ष स्थानांतरण में राज्य स्वयं साधनों का प्रयोग करता है। स्वयं साधनों का प्रयोग मतलब हमें सुरक्षा देता है, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, नागरिक प्रशासन हो गया आदि, ये सब चीज़ें। और परोक्ष क्या होता है? परोक्ष स्थानांतरण के अंतर्गत राज्य साधनों का स्वयं उपयोग न करके कुछ ऐसी परिस्थितियों तथा रुचियों को उभारता है जिससे लोग खुद मोटिवेट हों कुछ करने के लिए, खुद उत्साहित हों या जागृत हों। जैसे उद्योगों को स्थापित करने की इच्छा जागृत करना, जैसे अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी, उसमें लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा रहा था जिससे लोग अपने छोटा लघु उद्योग खोल सकें। इससे क्या हो रहा है? इससे लोग जागरूक हो रहे हैं अपना कुछ करने के लिए। ठीक है। अब प्रोफेसर हैंसन ने लिखा है, लोक व्यय को प्राथमिकता देने का एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे समाज में बहुत सी कमियां और बुराइयां तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक सरकार सार्वजनिक सुधार और विकास कार्यों पर पर्याप्त व्यय न करे। मतलब हमारे देश में बहुत सारी बुराइयां हैं, ये तो सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक वर्ग है जो बहुत बहुत गरीब है, जो गरीबी रेखा के भी नीचे है, और एक वर्ग है जो इतना अमीर है कि लोग चाहकर भी कभी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। तो कुछ ऐसी कमियां हैं जिन्हें सरकार तभी पूरा कर सकती है जब वो सार्वजनिक कार्य करेगी, लोक कल्याण के कार्य करेगी और उनमें व्यय करेगी। मुझे लगता है आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका एक हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोक व्यय का वितरण पर प्रभाव पड़ेंगे और इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आप इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पूरा देखिएगा। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम से आता ही आता है। इसमें एग्ज़ाम से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें।